वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और आज तारीख है 20 जनवरी और आज के न्यूज एनालिसिस में अनेक टॉपिक हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड कुछ एनालिसिस है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्योंकि पुअर डिमांड यानी कि डिमांड जो है ना वो कम हो रहा है, जिस कारण से इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो सेंटर्स कॉल है टू टॉक लेकिन उसके बावजूद भी जो एग्री मार्केटिंग पॉलिसी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मार्केटिंग पॉलिसी है उसके विषय में कुछ जानकारी आई है तो हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कलेश्वरम बैरेज जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कुछ विवाद हैं, उसको लेकर के भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिर हम इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो कुछ स्ट्रेट्स हैं उसको लेकर के बात करेंगे और लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम तकनीक के विषय में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का PYQ टू MCQ। आपको पता है कि PYQs टू MCQ कार्यक्रम में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लेते हैं और खास करके उन टॉपिक को उठाते हैं जिससे प्रीवियस क्वेश्चंस बने हुए हैं और उसके बाद हम उस क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस के आधार पे हम आपको ये बताते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इस बार आने की संभावना हो सकती है। तो लगे रहिए और PYQ टू MCQ कार्यक्रम देखते रहिए क्योंकि इसके माध्यम से आपके मेंस प्रीलिम्स क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी हो पाती है। तो चलिए पहला हमारा टॉपिक है पुअर डिमांड हिट्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जो डिमांड जो कम हो रहा है ना, तो प्राइवेट सेक्टर, सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज को प्रोडक्ट को कम लोग खरीदेंगे ना, या डिमांड अगर प्रोडक्ट की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की भी डिमांड अगर कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट जो है ना बाय डिफॉल्ट गिरने लग जाता है। और उसका ये डाटा एक दिया हुआ है जिसको आप लोग आराम से बैठ करके स्टडी करेंगे। हम आपको की हाइलाइट्स बताएंगे इसके तहत कि डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है 1.4% जो Q3 है सो से गिर गया है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। और रिफ्लेक्टिंग इंडियाज जो कंसर्न्स हैं, जो तीसरी तिमाही में 1.4% की गिरावट जो महंगाई, बढ़ती लागत और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण है। की ऑब्जर्वेशंस देखिए इसके तहत, निजी परियोजना जो है Q2 में 1253 से घट के Q3 में 1061 हो गई, जो कुल निवेश में इसकी हिस्सेदारी 66.2% से घटकर 62.2%। तो निजी क्षेत्र की अगर हिस्सेदारी में कमी आती है, इन्वेस्टमेंट में कमी आती है, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक इंडिकेटर्स होता है कि हमारे जो डेवलपमेंट की इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी डेवलपमेंट के, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं या उसमें गिरावट आ रही है। राज्य सरकारों ने 34.6% की वृद्धि की, जिसमें Q3 में कुल निवेश 9.9% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में निवेश 3 गुना बढ़ा है, जबकि तमिलनाडु में निवेश जो है 60.8% कम हुआ है। अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो खनन, सिंचाई, फार्मा, निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारी गिरावट देखी गई है। नई बिजली परियोजनाओं में 21.9% की वृद्धि हुई है, जो Q3 के कुल निवेश का 39.3% हिस्सा है। ये तो एक मैट्रिक्स डेटा था। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस संबंध में देखिए 2022 में एक क्वेश्चन पूछे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमने इस टॉपिक को क्यों चूज किया, हमने इससे पहले भी आपको बताया है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो हम आगे एक देंगे। तो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो नई तकनीक का जो अधिग्रहण है वो पूंजीगत व्यय है। बिल्कुल सही बात है कि नई तकनीक हम लोग तुरंत के लिए नहीं लेते बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है वो। अगला है, ऋण वित्त पोषण को पूंजीगत व्यय माना जाता है जबकि इक्विटी वित्त पोषण को राजस्व व्यय माना जाता है। तो ऐसा नहीं है, चाहे वित्त पोषण ऋण से हो या वित्त पोषण इक्विटी से हो, इक्विटी भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। जो FDI आता है हमारे यहाँ वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही प्लान ही होता है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो 2022 के क्वेश्चंस आपने देखे, इसमें आप देख लीजिए, जो न्यू पूंजीगत व्यय से तात्पर्य संगठन द्वारा भौतिक परिसंपत्ति जैसे तकनीक, भवन, मशीनरी को अधिग्रहित करना या उन्नत करने के लिए किए गए खर्च से है।
और नई तकनीकी प्राप्त करना कंपनी की भविष्य में आय सृजन क्षमता को बढ़ाता है। इसे पूंजीगत रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला देख लीजिए, ऋण वित्त पोषण और इक्विटी वित्त पोषण पूंजी जुटाने के तरीके हैं और इन्हें व्यय चाहे पूंजीगत या राजस्व के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। ये धन के स्रोत को दर्शाते हैं, न कि इसके उपयोग को। अतः यह कथन जो है सेकंड हमारा गलत है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो दीर्घकालिक लाभ के लिए अस्थायी परिसंपत्तियों को प्राप्त करना या उन्नत करने के लिए किया जाता है, जैसे तकनीकी भवन और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। अगला रेवेन्यू की अगर बात करें तो व्यवसाय को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक दैनिक परिचालन व्यय है। वेतन, उपयोगिताएं और रखरखाव इसके तहत आता है। और जो फाइनेंसिंग मेथड्स है उसमें देख लीजिए, ऋण और इक्विटी वित्त पोषण धन के स्रोत को दर्शाते हैं। ये स्वयं व्यय नहीं है बल्कि ये एक स्रोत को दर्शाते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आज का जो कॉन्टेक्स्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है कि निवेश और मांग के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चूंकि निवेश घट रहा है, बढ़ रहा है, मांग घट रही है, बढ़ रही है, इन दोनों में एक संबंध क्रिएट हुआ है, तो इस कारण से दोनों के मध्य एक संबंध बनाते हुए हमने आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं काफी बनी रहती हैं। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, निवेश आय को बढ़ाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा देता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इनकम होता है, आय, निवेश जो है आय को बढ़ाता है और उपभोक्ता खर्च को बढ़ाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सही हो जाता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना किसी न किसी सेक्टर में, तो लोगों के पास भी पैसे जाते हैं, तो वो उपभोक्ता क्या करता है, उस पैसे को खर्च करता है। अधिक मांग व्यवसायों को उत्पादन क्षमता में निवेश करने से हतोत्साहित करता है। मांग अगर बढ़ेगी तो लोग निवेश कम करेंगे क्या? नहीं, है बिल्कुल गलत है, बल्कि क्या करेंगे, मांग अगर अधिक है तो निवेश प्रोत्साहित होता है। तो ये सेकंड, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे ना, आपको इकोनॉमिक्स का ई भी पता नहीं है, फिर भी अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। क्योंकि मांग अगर बढ़ेगी ना तो लोग क्या करेगा, निवेश करेगा, कम नहीं करेगा, बल्कि उसकी मोटिवेशन होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम काट देते हैं तो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन। सो थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, निवेश का गुणांक प्रभाव मांग और आगे के निवेश के चक्र को बढ़ाता है। सही बात है, अगर हम निवेश करेंगे तो मांग में वृद्धि होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, और मांग में जब वृद्धि होगी तो फिर वो क्या करेगा, निवेश को बढ़ावा देगा। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। यानी कि अगर आप मानसिक योग्यता का प्रयोग करते हैं ना, मानसिक योग्यता का प्रयोग अगर करते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती। बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं में निवेश रोजगार के अवसर को पैदा करता है, जिससे घरेलू आय बढ़ती है, और यह अतिरिक्त आय उपभोक्ता खर्च को बढ़ाती है, जिससे समग्र मांग में वृद्धि होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अधिक मांग बाजार की संभावनाओं को दर्शाती है और व्यवसाय में भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को प्रोत्साहित करती है, न कि निवेश घटाने को। तो उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगा, तो निवेश बढ़ेगा। गुणांक प्रभाव यह बताता है कि प्रारंभिक निवेश आय में वृद्धि करता है, जो अधिक खपत और आगे के निवेश को प्रोत्साहित करता है, जिससे एक सतत आर्थिक चक्र बनता है। इसका देख लीजिए, निवेश रोजगार सृजन और आय उत्पादन के माध्यम से मांग को बढ़ावा देता है, और अधिक मांग व्यवसाय को उत्पादन क्षमता और तकनीकी का या बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए प्रेरित करता है। और मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आप देखें गुणांक, तो यह प्रारंभिक निवेश के प्रभाव को बढ़ाकर आय, खर्च और निवेश के चक्र को बनाता है। तो इस संबंध में हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो निवेश का मतलब संसाधनों जैसे पूंजी, श्रम और प्रौद्योगिकी का आवंटन करना, ताकि भविष्य में लाभ प्राप्त किया जा सके। निवेश के प्रकार को अगर आप समझे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी सार्वजनिक निवेश है, जैसे सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना। निजी निवेश में देख लीजिए, व्यक्तियों, फर्म या कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ करने के लिए निवेश किया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर देख लीजिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, तो ये विदेशी संस्थाओं द्वारा घरेलू परियोजनाओं में निवेश करना है। पोर्टफोलियो निवेश की बात करें तो वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर और बॉन्ड में निवेश किया जाता है। डिमांड की अगर बात करें तो मांग का मतलब उपभोक्ताओं के किसी विशेष मूल्य
पर समय विशेष मूल्य और समय पर माल और सेवा खरीदने की इच्छा और क्षमता है। मांग के प्रकार उपभोक्ता मांग, कंज्यूमर डिमांड्स होते हैं, व्यक्तियों और घरों द्वारा माल और सेवाओं की मांग, औद्योगिक मांग यानी कि कच्चे माल, मशीनरी और अन्य इनपुट की मांग, और जो समग्र मांग है वो किसी अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है निवेश और मांग के बीच संबंध क्या है, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि निवेश कैसे मांग को बढ़ाता है और मांग कैसे निवेश को बढ़ा सकता है। तो निवेश मांग को बढ़ाता है कैसे? बुनियादी ढांचा परियोजना रोजगार सृजित करती है जिससे आय और उपभोक्ता खर्च बढ़ता है। अगला है हमारा मांग निवेश को प्रोत्साहित करता है। अधिक बाजार मांग की संभावना दर्शाते हैं जिससे व्यवसाय उत्पादन क्षमता में निवेश करते हैं। गुणांक प्रभाव की अगर बात करें तो निवेश आय और खपत वृद्धि करता है और आगे मांग और निवेश को बढ़ावा देता है। तो ये गुणांक यही है। गुणांक प्रभाव का मतलब वो है कि अगर आप एक काम करते हैं ना तो दूसरा काम भी होता है, फिर तीसरा काम भी होता है, फिर चौथा काम भी होता है। एक काम से बहुत सारे काम प्रेरित होते हैं। तो यहाँ अगर निवेश करते हैं तो लोगों की आय और खपत में वृद्धि होती है और खपत में वृद्धि होगी तो ये मांग क्या करेगी? आगे के निवेश को प्रोत्साहित करेगी। अगला हमारा पेज नंबर 2 पे है। आफ्टर सेंटर्स कॉल फॉर टॉक, एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट कर रहा है एग्री मार्केटिंग जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत। तो हम लोग इस संदर्भ में जो है एनपीएफएम नेशनल पॉलिसी जो है फ्रेमवर्क एग्रीकल्चर के लिए उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति जो ढांचे हैं के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई है और इसे रद्द किए गए कृषि कानूनों का पुनरुत्थान करार दिया गया। मतलब जो जो कानून खत्म कर दिए गए उसको पीछे के रास्ते लाने का जो है ये प्रयास है, ऐसा किसानों का मानना है। तो यूनियन गवर्नमेंट टॉक्स देख लीजिए। केंद्र ने किसान के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा पर सहमति जताई है जिससे एसकेएम ने महान जीत बताया है। किसान नेता जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही है किसान नेता डल्लेवाल साहब। तो ये जगदीश सिंह डल्लेवाल जो 50 दिनों से अनशन पर थे ने चिकित्सीय सहायता ली है। और जो एलिगेशंस है वो आप देख लीजिए कि एसकेएम का आरोप है कि एनपीएफएम जो है कृषि, खाद्य आपूर्ति और सुरक्षा को निजी कंपनियों के हाथों में सौंपने का प्रयास है। इसे रद्द किया जाना चाहिए और इसका जो है पुनर्परिचय किया गया है, ये उचित नहीं है। तो इस संदर्भ में हम लोग नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा का जो उद्देश्य है ये महत्वपूर्ण है। भारत में कृषि विपणन प्रणालियों में सुधार करना, यह किसानों को केंद्र में रखकर मूल्य खोज, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और आय वृद्धि के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास करता है। इसके मुख्य उद्देश्य के तहत देख लीजिए बाजार एकीकरण। तो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कृषि बाजारों का सहज एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए योजना लाई गई है। बेहतर मूल्य प्राप्ति हो सके, किसानों को उसकी फसल का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके। कटाई के बाद जो होने वाले नुकसान है उसको कम करने के लिए जो है भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डिजिटल विपणन को बढ़ावा देना, जैसे ई नाम के माध्यम से ई नाम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर कुशल और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देना का इसका लक्ष्य है। मुख्य विशेषता देख लीजिए। तो ई नाम का एकीकरण किया गया है, यानी कि राज्यों के कृषि बाजारों को जोड़ने के लिए। अब राज्यों के कृषि बाजारों को जोड़ रहा है, मतलब ई नाम जो है आप ये समझ लीजिए कि ये अक्रॉस स्टेट्स है, विभिन्न मतलब देश के अंदर क्या करेगा, विभिन्न राज्य जो हैं उनको आपस में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है उसको खरीद बिक्री के लिए जोड़ेगा। तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित करेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी। अब यहाँ जो मामला आता है ना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, खास करके लॉजिस्टिक, भंडारण, प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचे में निजी निवेश जो प्रोत्साहित किया जाता है। तो ऐसा मानना है कि लॉजिस्टिक, भंडारण और प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे में निजी निवेश अगर होगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे अपना कमांड करना शुरू कर देंगे। कृषि लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का विकास करके नुकसान को कम करना। तो ये जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह ये नुकसान को तो कम करता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है
प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा तो किसानों की जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आगे है किसान उत्पादक संगठन। तो एफपीओ जो है को फसल एकीकृत करने, बेहतर मूल्य पर सौदेबाजी करने में सक्षम बनाना भी इसका टारगेट है। कृषि अनुबंध, अब ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि कृषि अनुबंध कृषि को कानूनी और वित्तीय समर्थन जो सुनिश्चित लाभ प्रदान कर सके। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है तो प्राइवेट सेक्टर लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे। तो ऐसे में कुछ किसान संगठनों का ये भी कहना है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भूमि का उपयोग करेंगे कि कल होकर के भूमि जो है ना वेस्ट भूमि के रूप में परिवर्तित भी हो सकती है। निर्यात को बढ़ावा देना, और इसके अलावा अनुबंध कृषि के तहत जो प्राइस फिक्सेशन होगा ना, वो कहीं ना कहीं उसमें जो कंपनीज है उसका अथॉरिटी ज्यादा होगा, ये ऐसा मानना है किसान संगठनों का। एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार का विस्तार करने हेतु निर्यात उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, कृषि विपणन पर राष्ट्रीय नीति ढांचा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, एनपीएफएम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के सहज एकीकरण को बढ़ावा देता है ताकि बेहतर मूल्य खोज सुनिश्चित हो सके। तो नेशनल पॉलिसी फॉर जो फार्मिंग है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ये क्या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बाजारों के एकीकरण की बात कर रहा है? हाँ, ये कर तो रहा है नीति। आगे देखते हैं, यह कृषि लॉजिस्टिक और कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचों को मजबूत करके कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने पर, ये तो बिल्कुल ही सही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई नाम को इस नीति के तहत विशेष रूप से निर्यात उन्मुख, विशेष रूप से, अब एक शब्द आ गया फिर से, क्या वास्तव में ई नाम की हम जब बात करें तब हमने आपको बताया कि ये नेशनल जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए है, इंटरनेट के माध्यम से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, और ये राज्यों को आपस में जोड़ता है। तो ये सब थर्ड नंबर जो है गलत हो जाएगा, तो थर्ड नंबर जितने में भी है काट दीजिए। इस संदर्भ में हमारा ए आंसर सही हो जाता है। तो व्याख्या देख लीजिए, एनपीएफएम जो उसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण करना, जिससे किसानों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और बेहतर मूल्य सुनिश्चित हो सके। अगला हमारा यह ढांचा लॉजिस्टिक और कोल्ड स्टोरेज बुनियादी ढांचा को मजबूत करके नुकसान को कम करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है। ई नाम की अगर बात करें तो ई नाम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो घरेलू कृषि व्यापार के लिए है और निर्यात उन्मुख विपणन के लिए ये नहीं है। ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से काम करेगा। ई नाम की अगर बात करें तो ई नाम राज्यों में पारदर्शिता और कुशल व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल बाजार है। पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उन्नत लॉजिस्टिक और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क के माध्यम से नुकसान को कम करने के लिए ध्यान दिया गया है। हमने किसान उत्पादक संगठन के बारे में बात की जो फसल को एकीकृत करने और सौदेबाजी करने की शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात उन्मुख नीतियां भारतीय उत्पादों, कृषि उत्पादों के वैश्विक बाजार विस्तार का लक्ष्य रखती हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है वो पेज नंबर 3 से है, इंक्वायरी पैनल टू टेक अ फाइनल फेज ऑफ एविडेंस कलेक्शन ऑन कलेश्वरम बैरेज। तो कलेश्वरम बैरेज के बारे में जो बातें हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे लिए चीज है वो होगी कलेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में आपकी जानकारी। इसमें हमने केवल एक स्टेटमेंट लिया है न्यूज़पेपर से कि न्यायमूर्ति जो है पीसी घोष आयोग कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं। तो ये कोई खास अनियमितता की जांच होती रहती है, लेकिन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में जानना। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में से एक है, यानी कि ये एक अकेला नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें यह एक है। यह तेलंगाना में स्थित है और राज्य की सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक जल की जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य रखती है। यह परियोजना मुख्य रूप से गोदावरी नदी, तो दो तीन चीज समझ लीजिए। पहला, ये तेलंगाना में स्थित है, ये विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट परियोजनाओं में से एक है, यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऐसे जिसमें से ये एक है। 2 नंबर 3 नंबर का कोई सवाल नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में से ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा तेलंगाना में है और तीसरा गोदावरी नदी पे है। तो 3 चीज आपने यहाँ समझ ली, उसमें से भी 2 चीज मुख्य रूप से समझ लीजिए, तेलंगाना और गोदावरी नदी।
विशेषता देख लीजिए तो जल स्रोत ये वाटर अवेलेबल कराएगा, गोदावरी नदी से जल का उपयोग करेगा और ये 500 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए बहुस्तरीय लिफ्ट परियोजना का उपयोग करेगा। सिंचाई क्षेत्र जो है 13 जिलों में 18 लाख एकड़ भूमि के लिए है और जलाशय और बैरेज भी इसके अंतर्गत बनेगा। ऊर्जा उपयोग अपनी लिफ्ट प्रणालियों के कारण सबसे अधिक ऊर्जा गहन सिंचाई परियोजनाओं में से एक हो जाएगा। उद्देश्य सिंचाई विकास, पेयजल आपूर्ति, अभी आपने ऑलरेडी देख रखा है, औद्योगिक उपयोग और बाढ़ नियंत्रण। इस संदर्भ में जो क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं और पहले जो बने उसके हिसाब से हमने देखा है, तो कलेश्वरम लिफ्ट परियोजना के विषय में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है आपको। यह परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई और पीने के लिए कृष्णा नदी, अब देखिए हमने सबसे पहले आपको बताया ये गोदावरी नदी पे, तो ये बेसिक चीज है, बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता होना ही चाहिए और उसके बाद जरूरत पड़ती है कॉमन सेंस की। तो पहला अगर यहाँ पे काट देते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं है और सेकंड और थर्ड यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन ऑलरेडी सही हो जाता है। तो कलेश्वरम प्रोजेक्ट जो है भारत की सबसे बड़ी चरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना में से एक है, बिल्कुल सही है। यह तेलंगाना के भूपापल्ली, अब देखिए यहाँ तेलंगाना है के भूपापल्ली जिले में कलेश्वरम नदी के पास गोदावरी नदी से पानी उठाता है। अगर हम गोदावरी यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी का अगर हम देख लें, अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं कि कृष्णा नदी हमें पता नहीं है, गोदावरी नदी, तो ये दोनों में से किसी एक को ही सही करेगा, ये भी बात याद रखिए। उस हिसाब से भी आप देखें तो कोई ना कोई आप एक स्टेटमेंट को काटेंगे ही, हालांकि इससे आंसर आने की प्रायिकता कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको गोदावरी नदी या किस नदी का प्रोजेक्ट है इतना तो आइडिया होना ही चाहिए। तो कलेश्वरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी से पानी उठाता है, कृष्णा नदी से नहीं उठाता है। बाकी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 में 9 नेवी होल्ड्स ज्वाइंट ड्रिल स्ट्रेटेजिक इन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स बिटवीन इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट्स हैं, जलडमरू मध्य हैं, वहां पे मेरी टाइम सेफ्टी को लेकर के क्या किया जा रहा है, ज्वाइंट ड्रिल्स किए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो 9 नेवी ज्वाइंट ड्रिल किया है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आप देख लीजिए इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन ला पर्सनल पर्सोना मिलिट्री एक्सरसाइज, ये ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रांस है क्या, लेड बाय फ्रांस, हाँ। तो एक चीज यहाँ पे आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो ला पेरूज बहुपक्षीय अभ्यास है, इसमें 9 इंडो पैसिफिक देश की नौसेना जो है फ्रांस का नेतृत्व है इसमें। तो ला पेरूज पक्षीय अभ्यास जो है उसमें नेतृत्व फ्रांस करता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस शायद नहीं बनेंगे। आगे देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ये महत्वपूर्ण हो जाता है और इसको हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे। हम आपको मैप पे भी दिखाएंगे और साथ ही साथ हम आपको इसका क्वेश्चन भी देने वाले हैं। तो ये अभ्यास जो है मलक्का, सुंडा और लुम्बस्क जलडमरू मध्य में आयोजित किया जा रहा है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले अहम मार्ग हैं। पार्टिसिपेटिंग नेशन की बात करें तो इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यूके, यूएस और कनाडा। तो अगर आप देखें तो इसमें दो राष्ट्र जो महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें भाग नहीं ले रहे हैं, वो है रूस और दूसरा है चाइना। तो रूस और चाइना जो है इसमें भाग नहीं ले रहा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इंडियन नेवी का रोल देख लीजिए। भारत ने इस अभ्यास के लिए आईएनएस मुंबई, एक मिसाइल विध्वंसक को तैनात किया है इसमें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके तहत, समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालनीयता को मजबूत करना और समुद्री संकटों के दौरान सामूहिक कार्यवाही करना और संकट प्रबंधन के लिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है उसका उपयोग करना। अब हम देखते हैं मलक्का स्ट्रेट पे। तो सबसे पहले हम आपको मैप में दिखा दें तो शायद आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। तो ये वाला जो है स्ट्रेट, इसको हम लोग मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। ये वाला जो है ये सुंडा स्ट्रेट हो जाएगा और एक और स्ट्रेट है लोम्बस्क। तो ये कहीं ये वाला एरिया है जो बालू और बाली को कहीं ना कहीं अलग करता है। तो आप देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं, ये आपका हो गया प्रशांत महासागर का ये वाला एरिया और ये हिंद महासागर का एरिया। तो ये तीनों के तीनों जो है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का प्रावधान करता है। ये मलक्का, ये सुंडा और ये लोम्बस।
अब इसका थोड़ा सा डिटेल में हम लोग नजदीक से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मलक्कल जलडमरू मध्य जो है यह दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों में से एक है, जो मलेशिया और थाईलैंड के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया को सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। यानी कि मलेशिया और थाईलैंड के मलय प्रायद्वीप, मलेशिया के मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरू मध्य की बात करें तो ये इंडोनेशिया में जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है, और ये जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया भी था, ये जावा है और ये हिंद महासागर है। उसी तरीके से लोम्बस्क जलडमरू मध्य की बात करें तो इंडोनेशिया के बाली और लोम्बस्क द्वीप के बीच है। तो ये बाली तो आपको दिख रहा है, और ये वाला जो है ये लोम्बस्क द्वीप है के बीच स्थित है, और बाली सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ये हो गया बाली सागर और ये हो गया इधर हिंद महासागर। तो इस प्रकार से आपने तीनों के तीनों को देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये जलडमरू मध्य वैश्विक सागर के लिए महत्वपूर्ण, वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ऊर्जा माल का एक बड़ा हिस्सा जाता है। ये हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नौसेनाओं के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं। इस संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जलडमरू मध्य के विषय में। मलक्का जलडमरू मध्य जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपने अभी देखा है यहाँ पे, ये मलक्का जो है जावा को जोड़ने वाला जो है ये सुंदा है, जो जावा द्वीप को, जावा सी को हिंद महासागर से जोड़ता है। अगर हम मलक्का की बात करें तो ये मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच स्थित है, और ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से ये इस तरीके से जोड़ेगा। तो चलिए, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ऑलरेडी गलत हो चुका है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हम काट दें तो हमारा बी यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाता है। सुंडा जलडमरू मध्य जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच स्थित है। उसी तरीके से लोम्बस्क जलडमरू मध्य जो है बालू और लोम्बस्क द्वीपों के मध्य स्थित है, जो बाली सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। अगर हम मलक्का जलडमरू मध्य की बात करें तो ये मलय प्रायद्वीप मलेशिया और थाईलैंड और सुमात्रा के बीच स्थित है, जो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो अंडमान सागर आप देख लीजिए, ये वाला जो है यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप सभी हैं, तो इसको हम अंडमान सागर भी कहते हैं, और ये वाला जो एरिया है ये दक्षिण चीन के सी या चाइना के अंतर्गत है, तो इसको हम चाइना सी भी कहते हैं। बाकी आपने देख ही लिया ऑलरेडी। तो अब हम आप डिटेल में जो आपको मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है हमारे इस नंबर पे, जो आपको पीडीएफ प्राप्त हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें हम आपको ये दे रहे हैं। आराम से आप इसको बैठ के स्टडी कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पे हमारे पास एक टॉपिक है, इंडियन क्रिप्टोग्राफी रिसर्च गियर्स अप टू फेस द क्वांटम चैलेंज। सो भारतीय शोधकर्ता जो है क्वांटम कंप्यूटिंग से उन्नत खतरों का सामना करने के लिए क्रिप्टोग्राफी तकनीकों का उन्नत कर रहे हैं। तो चलिए, क्रिप्टोग्राफी के विषय में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिप्टोग्राफी जो है संचार और जानकारी को एक अपठनीय प्रारूप में बदलने के माध्यम से उसे अनधिकृत पहुंच सुरक्षित रखने का विज्ञान है। मतलब क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है कि हमने क्या किया, कोई चीज नंबर्स बनाए तो उसको हम क्या किए, पैक कर दिए। एक तरीके से किसी चीज के ऊपर हमने बहुत सारे लेयर्स लगा दिए, और इस लेयर को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और इस लेयर को तोड़ेगा तभी अंदर की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो ये जो अंदर में जो जानकारी रखी हुई है ना, ये वाली जानकारी ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है ऐसे सेंस में। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी क्या क्या है? डेटा सुरक्षा के लिए संवेदनशील डेटा को हम ट्रांसमिशन और स्टोरेज के दौरान सुरक्षित रख सकते हैं। सुरक्षित संचार के लिए ईमेल, मैसेजिंग एप्स और वीपीएन की में गोपनीयता सुनिश्चित करता है। प्रमाणीकरण की बात करें तो उपयोगकर्ताओं या प्रणालियों की पहचान सत्यापित करता है, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की बात करें, लेन देन की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है उसकी सिक्योरिटी, जैसे बैंकिंग हो,
ई कॉमर्स हो और डिजिटल वॉलेट का जो उपयोग होता है उसको सिक्योर कर सकता है। इसके अलावा हम लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जाननी चाहिए। क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसी कंप्यूटिंग है जो सूचना को संसाधित करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। यह पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में अत्यधिक गति और शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। तो की कॉन्सेप्ट इसके तहत क्या क्या चीजें हैं? तो क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स, ये क्वांटम बिट्स क्या होता है जो इसका उपयोग इसके तहत किया जाता है? तो अनलाइक क्लासिकल बिट्स में क्या होता है, जो बिट के अंतर्गत जीरो और हम वन जो है अलग अलग हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन क्वांटम बिट में क्या होता है, जीरो और वन एक साथ प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक बिट्स में क्यूबिट जीरो और वन दोनों स्थितियों में एक साथ मौजूद रह सकते हैं। किसके अंतर्गत? क्यूबिट के अंतर्गत। और डायरेक्ट जो बिट होगा उसमें जीरो और वन एक साथ प्रयोग नहीं होते हैं। सुपरपोजिशन की बात करें तो क्यूबिट की एक साथ कई अवस्था में रहने की क्षमता होती है। एंटिंगलमेंट यानी कि उलझाव की बात करें तो यह क्वांटम घटना जिसमें क्यूबिट आपस में जुड़े रहते हैं और क्यूबिट की स्थिति एक दूसरे को प्रभावित करती है, भले वो एक दूरी बना के रखें। क्वांटम टनलिंग की बात करें तो कणों की ऐसी क्षमता जो ऊर्जा अवरोधों को पार कर सकती है, इसे पारंपरिक कण नहीं कर सकते। क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग की अगर बात करें तो क्रिप्टोग्राफी में इसका यूज किया जा सकता है, और क्रिप्टोग्राफी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इस वजह से क्वांटम कंप्यूटिंग की चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। सो क्वांटम कंप्यूटर पारंपरिक एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं और अधिक सुरक्षित क्वांटम एन्क्रिप्शन बनाने में सक्षम हो सकते हैं। औषधि खोज की बात करें, ड्रग डिस्कवरी की बात करें तो औषधियों की खोज को तेज करने के लिए आणविक संरचना और अंतर प्रक्रिया का अनुसरण करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग अनुकूल एल्गोरिदम को यह बढ़ावा देगा। वित्तीय मॉडलिंग की बात करें तो जटिल वित्तीय समस्याओं जैसे पोर्टफोलियो अनुकूलन और जोखिम विश्लेषण को यह हल करता है। लॉजिस्टिक और अनुकूलन, क्वांटम एल्गोरिदम का उपयोग करके आपूर्ति श्रृंखला और यातायात प्रवाह को अनुकूल हम कर सकते हैं। इस संदर्भ में अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन जारी किया था, जो 8000 करोड़ के परिव्यय के साथ क्वांटम तकनीकी अनुसंधान का समर्थन करती है। कोलैबोरेशन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए वैश्विक संस्थानों के साथ जो है भारत सहयोग भी कर रहा है। तो इस संदर्भ में आपके समक्ष में एक क्वेश्चन प्रस्तुत है। क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करें। क्रिप्टोग्राफी डेटा सुरक्षा को एन्क्रिप्शन के माध्यम से सुनिश्चित करती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ने की क्षमता रखती है। तो ये मेरे समझ से ये सही है। अगला देखिए, क्वांटम उलझाव, क्वांटम कंप्यूटरों को क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा बढ़ाने की अनुमति देता है, ये तो बिल्कुल सही है। थर्ड जो है, क्रिप्टोग्राफी ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स में ही लागू होता है, अदर चीज में लागू नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुकरणों के लिए उपयोग होती है या उपयोगी होता है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक लिया गया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्रिप्टोग्राफी केवल ऑनलाइन बैंकिंग में ही नहीं, बहुत सारी चीजों में एप्लीकेशन इसका हो सकता है। तो थर्ड नंबर हमारा गलत हो जाता है। फर्स्ट तो बिल्कुल सही है ही है, सेकंड जो है ये भी सही है। तो हमारा 1 और 2 यानी कि ए आंसर सही हो जाता है। तो क्रिप्टोग्राफी एन्क्रिप्शन तकनीकों के माध्यम से डेटा को सुरक्षित करती है। क्वांटम कंप्यूटिंग जो है अपनी अत्यधिक गणना शक्ति के साथ पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों को तोड़ने की क्षमता रखती है। हालांकि यह क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन विधियों को भी सक्षम बनाती है। सेकेंड आपने देख लिया, क्वांटम उलझाव क्यूबिट में आपस में जोड़ने की अनुमति देता है, जिससे क्वांटम कुंजी वितरण जैसे क्रिप्टोग्राफिक प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है ताकि सुरक्षित संचार सुनिश्चित हो सके। तो ये भी हमारा सही होता है। थर्ड वाला जो है, क्रिप्टोग्राफी केवल ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स तक सीमित नहीं है, यह सुरक्षित संचार, डिजिटल हस्ताक्षर, ब्लॉकचेन में भी महत्वपूर्ण है। और क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग वैज्ञानिक अनुकरण, क्रिप्टोग्राफी, औषधि खोज, वित्तीय मॉडलिंग और लॉजिस्टिक में किया जा सकता है। तो क्रिप्टोग्राफी की हम लोगों ने बात कर ली, क्वांटम कंप्यूटिंग की भी हमने बात कर ली। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म होता है।
और मिलते हैं हम लोग कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।